तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक आज का। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ SKMU दुमका का कंप्लीट कोर्स सेमेस्टर 4 मतलब 1 2 3 4 से लेकर के पूरा 8 तक। हालांकि ये अभी आपका सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम हो रहा है। ये ज्ञान सागर ऐप है, आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐप में आपको आना है। ऐप में ऑल कोर्सेस में आइएगा यहाँ पे, और आपको SKMU का कोर्स खरीदना है। ठीक है, इस तरह से आएगा, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मतलब सबका आएगा, रांची यूनिवर्सिटी। एक है आपको मिलेगा SKMU, जस्ट नीचे में मिलेगा SKMU, 60 रुपये का कोर्स है, खरीद लीजिएगा। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर 4 5 6 7 8 ऑल सेमेस्टर कंप्लीट कराया जाएगा 60 रुपया में। तो ये सारा जो नोट्स आप देख रहे हैं ये आपको इसी ऐप में मिलेगा। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पेपर का नाम है आपका अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ। ठीक है, यह पेपर सिलेबस पहले देख लीजिएगा एक बार, सिलेबस क्या है। सिलेबस तो सभी के पास होगा, नहीं है तो फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बार एक नज़र सिलेबस पे डालते हैं। तो यह है हमारा सिलेबस। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ पेपर का नाम है, लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर 2 4 6 और 8 यानी कि जितने भी सम संख्या वाले सेमेस्टर हैं, ठीक है, इवेन नंबर वाले हैं, उन सभी में आपको पढ़ना है। तो सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और ये देखिए, BA BCom BSc सेमेस्टर 4 फुल मार्क्स 75, और इसमें ह्यूमन राइट्स आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है तो ये नज़र ये भी देख लीजिए। यूनिट 1 है आपका, इसमें ह्यूमन राइट्स मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जानना है। दूसरा में जानना है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, कैसे बना, यह काम कैसे करता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन 1993 में किस तरह से किया गया, ये जानना है। ठीक है, यह अधिकारों की रक्षा कैसे करता है। फिर आपको जानना है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन 1948, ह्यूमन राइट्स एंड UNO। देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यह विश्व स्तर की एक संस्था है जो कि विश्व के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था 1948 में। इसके बारे में जानना है। फिर आपको जानना है यूनिट 4 में लीगल मतलब जो सही है, एंड सिविल राइट्स। ठीक है, यानी कि जो आपको कानूनी अधिकार मिलने चाहिए और जो अधिकार मिलने चाहिए वो जानने हैं आपके कि क्या है वे अधिकार, कौन कौन से हैं। ठीक है, लीगल और सिविल राइट्स क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, ये जानना है। और यूनिट 5 में जानना है आपको राइट्स ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, यानी कि महिला और बच्चे के अधिकार कौन कौन से हैं। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, ठीक है, महिला आरक्षण कानून जानना है 2023 क्या है। फिर जानना है कि यहाँ पे कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ओके, इतना सारा कुछ जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिलेबस के बेसिस पे मैंने ये सारा कंटेंट रेडी किया है। ठीक है, और मैं इतना गारंटीड देता हूँ कि अगर आप ये सिलेबस से जो हम नोट्स रेडी करके आपको दे रहे हैं, ई पेपर या फिर ऑनलाइन गेस्ट पेपर भी इसे आप बोल सकते हैं, PDF के फॉर्म में। ठीक है, ये ई पेपर आपका ई बुक एग्ज़ाम आपका आराम से क्वालिफाई कराएगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन राइट्स, सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मानव अधिकार का अर्थ क्या है। ठीक है, मानव अधिकार का अर्थ क्या है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। ठीक है, मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं और जो उसके जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करता है। उदाहरण के लिए समानता का अधिकार। ठीक है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि बेटा तुम चमार है और हम पाणे हैं। ठीक है, तुम तेली है हम नवा हैं, तुम बाभन है हम राजपूत हैं, तुम घटवार है, ठीक है, तुम भूया है, तुम डोम है, तुम घासी है। ठीक है, ऐसा कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता, ना स्कूल में, ना मंदिर में, ना किसी अन्य जगह पे। ठीक है, ये अधिकार हमारे मानव अधिकार हैं। इसके अलावा आप जो है फ्रीडम है, आप किसी भी राज्य में जाकर के रह सकते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि यह मेरा राज्य है तुम यहाँ से निकलो। ठीक है, इस आधार पे कि तुमको यहाँ का भाषा नहीं आता है, महाराष्ट्र में हुआ ना, वो गलत था, इसीलिए ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया। ठीक है, समझ गए। हाँ, इस तरह से आप लोग भी लिख दीजिएगा, जो जो चीज़ मैंने बताया महाराष्ट्र वाला मुद्दा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई व्यक्ति थोड़ा मतलब
करंट का नॉलेज रखता है। अगला है हमारा यहाँ प्रश्न, मानव अधिकार का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। मानव अधिकार का क्षेत्र, देखिए मानव अधिकार का क्षेत्र जीवन के सभी पहलुओं में समेटता है। जैसे सामाजिक अधिकार जो भी हमने बताया आपको, ठीक है, रहने का अधिकार, समाज में समानता चाहिए, सॉरी, इसके अलावा राजनीतिक अधिकार माने पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स जैसे वोट देने का अधिकार, सब व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, ठीक है। आर्थिक अधिकार माने हर व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि हम तेली हैं तो खाली तेले बेचते रहेंगे, या आप ठाकुर हैं तो खाली बाल काटते रहिएगा, ठीक है, या पाने हैं तो खाली पूजा पासा करते रहिएगा। हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। सांस्कृतिक अधिकार, हर कोई अपना धर्म, अपना पूजा पासा, अपना रीति रिवाज आराम से कर सकता है, कोई उस पर रोक टोक नहीं लगा सकता, ठीक है। यही सेम धार्मिक अधिकार है। सांस्कृतिक में आप ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने कल्चर को, अपने फेस्टिवल को अच्छे से मना सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये है। इंग्लिश में है, द स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट्स कवर्ड ऑल aspects of life such as social, political, economic, cultural and religious freedom। ओके, और मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, आप दोनों में पढ़ाई कीजिए। क्यों, हम क्यों दोनों में पढ़ेंगे? अरे भाई दोनों में पढ़िएगा तो दोनों भाषा आपको आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इंग्लिश नहीं तो फिर इंग्लिश में पीछे हो जाइएगा, और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में पीछे ही रहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में पीछे रहते हैं, इसलिए दोनों को दोनों भाषा जानना चाहिए। अगला है, मानवाधिकार का महत्व क्या है। इंग्लिश में है और हिंदी में है, दोनों में। मानवाधिकार का महत्व, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, समानता, मानव की गरिमा की रक्षा करता है, ठीक है। आपको एक सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान करता है मानवाधिकार। अगर सम्मानपूर्वक जीवन, सम्मानपूर्वक मतलब पूरा लाइफ स्टाइल देता है आपको। अगर नहीं रहेगा, मान लीजिए ये अधिकार नहीं मिलेगा, तो आपको तो फिर पुराना ज़माना में जीना पड़ेगा रे भाई ना, फिर नया ज़माना कैसे होगा। और नया ज़माना में हम मानवाधिकार का पालन करते हैं। ओके, आप इंग्लिश में थोड़ा और डिटेल में लिख दीजिएगा। दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। देखिए ये मैं समझाने के लिए पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन है हमारे, छोटा छोटा मार्क्स 1 मार्क्स के। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब हुई। देखिए दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई। कब, ऑन 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। NHRC वही है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एन से नेशनल, एच से ह्यूमन, आर से राइट्स, से कमीशन। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका मुख्य काम क्या है, मानव के अधिकार की रक्षा करना, और जो ऐसा उल्लंघन करता है उनको दंड देना, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में जो इस अपना भाषा की मराठी नहीं आता है तो महाराष्ट्र से भाग जाओ, ऐसा जिनके खिलाफ केस हुआ है, अब वो मामला ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाएगा, ठीक है। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट एंड इन्वेस्टिगेट देयर वायलेशन, ठीक है, कि कौन मानवाधिकार के अधिकारों को हनन कर रहा है उसका पता लगाती है और उस पर एक्शन लेती है, ठीक है। तो आप अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर आपको मालूम कैसे रहेगा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है। ग्रेजुएशन पढ़ने से ना व्यक्ति अपने लाइफ मतलब इतना जान लेता है, इतना नॉलेजेबल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट होता है सच में, थोड़ा सा पढ़ लिख के, तो उसको इतना मालूम होता है कि जीवन में कोई उसको मूर्ख नहीं बना सकता, ठीक है। लगभग हर चीज़ के बारे में उसे नॉलेज हो जाता है अपने देश के। और मेरे साथ रहिएगा तो और नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। नहीं घमंड नहीं, सही में रियलिटी में बता रहा हूँ। अगला है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखिए यह 1993 में पारित हुआ। और इसकी स्थापना कब हुई, तो ये डेट याद रख लीजिएगा, 12 अक्टूबर 1993 में। इसीलिए 12 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग मानव अधिकार आयोग दिवस मनाते हैं, ठीक है। 1993 याद कीजिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, कब हुई।
UDHR ये क्या है? तो UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यू से यूनिवर्सल, डी से डिक्लेरेशन, एच से ह्यूमन, आर से राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी घोषणा 1948 में हुई जब भारत आज़ाद हुआ था। जस्ट 1 साल हुआ था आज़ादी के, हम लोग 1 साल नहीं 6 महीना, उसी टाइम ये बन गया था। ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। ठीक है। कब? ऑन 10 दिसंबर 1948 को ये हुआ था। सब आपको नोट्स बनाना है, देखने के लिए नहीं दे रहा हूँ। बाबा जी का पोथी यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है। पढ़ाई चल रहा है बस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और गर्ल्स लोग, कोई अगर आप पे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वायलेंस करे, कोई लड़का आपको फ्लर्ट करे, ठीक है, या चीटिंग करे, या आपको मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपको शोषित करे, तो उस पर आपको एक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि बॉयज़ लोग ना बहुत खराब होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनओ जनरल असेंबली, यूएनओ जनरल असेंबली बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जिसकी स्थापना 1948 हुआ, इसको किसने पारित किया? तो इसको यूएनओ ने बनाया है। यूएनओ कौन है? यूएनओ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। यूएनओ में 193 गो देश आते हैं जो इस संगठन के सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना जो है कब हुआ था यार? 24 अक्टूबर, हम भूल रहे हैं शायद, 24 अक्टूबर 1948 को हुआ था ना। 24 अक्टूबर 1948 को हुआ था शायद यूएनओ की स्थापना, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ 24 अक्टूबर को ही हुआ था ना, 24 अक्टूबर ना 8 अक्टूबर था यार। चलिए जो भी है, मेरे दिमाग में भूल गए हैं। अगला है यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी नहीं, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क का नाम सुने ना, न्यूयॉर्क, ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। ठीक है, और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का हेडक्वार्टर, मुख्यालय। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व में शांति बनाए रखना और मानव अधिकार की रक्षा करना। इसके अलावा भी यूएनओ का बहुत सारा काम है। ठीक है, बहुत सारा। टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे पूछा गया है लीगल एंड सिविल राइट्स के बारे में। ठीक है, कि विधिक अधिकार लीगल राइट्स क्या है? तो लीगल राइट्स वे अधिकार हैं जो राज्य द्वारा बनाए गए कानून से प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उससे जो हमें अधिकार मिलते हैं हम लोग उसको लीगल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, राइट्स ग्रांटेड बाय लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट। ठीक है, अच्छा बोलिएगा, एक उदाहरण दे दीजिए जो राज्य के द्वारा बनाया गया है। जैसे राज्य के अंदर में जितना भी एमएलए का चुनाव होता है, चाहे राज्य स्तर पे जितना भी चुनाव होता है, वो सारा किसका है? तो ये राज्य का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने राज्य में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? तो और जैसे आरक्षण का नियम चलता है, आपको मालूम है ना, प्रत्येक राज्य में, कि आप अगर एसटी एससी या ओबीसी हैं तो आपको उस राज्य में जितना भी शैक्षणिक काम होगा, चाहे वैकेंसी आएगा, उस सब में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये राज्य का ही काम है। ठीक है, तो ये अधिकार आपको मिलेंगे, ये भी हमारा एक लीगल राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिविल राइट्स क्या है? तो सिविल राइट्स यानी कि नागरिक अधिकार, वे अधिकार जो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। ठीक है, नागरिक अधिकार क्या है? वह अधिकार जो हमें स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। जनरली इसमें दो ही आता है, एक स्वतंत्रता और एक समानता, एक स्वतंत्रता और एक समानता। ठीक है, राइट्स दैट गारंटी फ्रीडम एंड इक्वलिटी टू एवरी सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा समझ गए ना, विधिक अधिकार क्या है और नागरिक अधिकार क्या है? हाँ, विधिक अधिकार जो राज्य स्टेट गवर्नमेंट देती है, और नागरिक अधिकार जो स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। ठीक है, विधिक और नागरिक अधिकार में अंतर बताइए। तो देखिए,
विधिक अधिकार कानून द्वारा प्रदान किए जाते हैं और यह स्पेशल राज्य में लागू होता है, ठीक है। जबकि नागरिक अधिकार संविधान और प्राकृतिक अधिकार से जुड़े होते हैं, ठीक है। समझ गए ना, एक एक वर्ड में मैंने बताया है। लीगल राइट्स प्रोवाइडेड बाय लॉ स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट एंड सिविल राइट्स लिंक्ड विथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेचुरल राइट्स, ठीक है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण मिला है, ठीक है। इंग्लिश में है राइट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, राइट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण मिला है? महिलाओं को मिला है 33%, ठीक है। 1/3 सीट जो है महिलाओं की रहेंगी किसी भी चीज़ में, ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? बाल अधिकार, देखिए बाल अधिकार में क्या होता है कि अगर आप 14 साल के से कम उम्र के बच्चों को कहीं पर खटवाते हैं तो वो जो है चाइल्ड लेबर कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है। और अगर आप बाल श्रम करवाते हैं किसी व्यक्ति से तो आपको जो है 6 महीना की सज़ा, ठीक है, और कितना दंड है वो भी लग सकता है या दोनों लग सकता है, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर बहुत ख़राब चीज़ है यार, इतना कम उम्र के बच्चों को आप क्यों खटाते हैं? बोलिएगा उसका बाप भेज दिया खटाने के लिए तो उसका बाप को बोलिए फिर आप, ठीक है। चलिए, तो कम से कम बच्चा 15 साल का हो तो उससे आप काम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी यह है कि आप इससे भारी काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। जब बच्चा 18 साल प्लस का हो जाता है तब आप उससे भारी काम करवा सकते हैं, ठीक है। अगला है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 2005 में पारित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं और बच्चों के अधिकार क्यों आवश्यक है? ठीक है, इंग्लिश में है क्योंकि वे समाज के कमजोर वर्ग और उनकी सुरक्षा एवं समानता सुनिश्चित करता है। महिला और बच्चे का अधिकार आवश्यक है, जरूरी है। अगर महिला और बच्चों को अधिकार नहीं दिया जाए तो महिलाओं को पति लोग पीट पीट के लाल कर देता है रे भाई ठीक है, अधिकार मिल जाता है और नहीं रहेगा तो फिर वही होगा। पहले ज़माने में मालूम था ना, अधिकार नहीं था तो सती प्रथा में चिता में लिटा दिया जाता था। चलिए, तो इंग्लिश में बिकॉज दे आर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड नीड प्रोटेक्शन एंड इक्वलिटी। ठीक है, एकदम लिख देना है कि अगर महिला और बच्चों का अधिकार न दिया जाए तो अन्य व्यक्ति इस पे शोषित करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा पहला प्रश्न, डिफाइन ह्यूमन राइट्स, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट। इंग्लिश में है मानव अधिकार की परिभाषा दीजिए, इसके अर्थ, क्षेत्र एवं विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? डिफाइन ह्यूमन राइट्स, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट। मानव अधिकार की परिभाषा दीजिए और इसके अर्थ, क्षेत्र और विकास का पूरा यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, दोनों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आपको ये नोट्स ऐप में मिलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो ऐप नहीं खरीदना चाहते हैं, अरे भाई जो फ़ोन पे नहीं चलाते हैं वो लोग क्या कीजिएगा, सॉरी, किसी दूसरे के मोबाइल में जो लोग फ़ोन पे वगैरह यूज करता है, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे, कुछ भी, तो उनको बोलिएगा कि एक बार वो ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके पेमेंट कर दे, उसके बाद आप अपना मोबाइल में उसको लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, बस OTP थोड़ा सा शेयर कर दें, बोल दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको नहीं दिखाया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव अधिकार जितने भी हैं उसका महत्व बताना है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मानव अधिकार के महत्व पर चर्चा करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे सभी अधिकार के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है यूनिट 2 से। ठीक है, और इसमें पूछा गया है मानव अधिकार आयोग की संरचना। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, कार्यों की व्याख्या कीजिए। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है तो ये सब भी याद कर लेना है। रेखा शर्मा, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, यानी कि जो सुप्रीम, देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत में कोर्ट कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का जनरली। एक जिला लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होता है हाई कोर्ट स्टेट का, ठीक है, और एक होता है सुप्रीम कोर्ट पूरे के पूरे देश का। ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे पहले आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है ये भी दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका अनुमंडल के आधार पे। कौन सा? अनुमंडल के आधार पे। ठीक है, अनुमंडल के आधार पे रहता है। अनुमंडल अनुमंडल जितना अनुमंडल है उतना एगो कोर्ट रहेगा, और एक पूरा का पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग सिविल कोर्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्यवहार न्यायालय। क्या? व्यवहार न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हाई कोर्ट। एक राज्य में या दो भी राज्य में, कई बार एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाता है हाई कोर्ट के अंदर में। तो हाई कोर्ट से बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य जज रहते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज कौन है? नहीं मालूम है? भूषण। ठीक है, भूषण गगोई हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव मुख्य न्यायाधीश को इसको बनाया जाता है अध्यक्ष। सदस्य कौन होते हैं? तो इसमें आपका न्यायमूर्ति होते हैं। ठीक है, मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं, और प्रख्यात व्यक्ति, उप आयोग और राज्य आयोग। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में एक मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार होता है ना, उसी तरह से झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, बिहार में रहेगा बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, यूपी में तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग। प्रत्येक राज्य में अपना अपना एक मानवाधिकार आयोग रहता है। ठीक है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको और भी ज़्यादा जानने का इच्छा रहे, मन करे, तो आप गूगल पे नोट्स गूगल पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और डिटेल में। ठीक है, यूट्यूब में मत जाइएगा, क्योंकि यूट्यूब में जाइएगा तो फिर आप लोग जो है क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट्स देखने लगते हैं, और पता चलता है कि शॉर्ट्स देखते देखते कब 1 घंटा बीत गया ना, फिर आपको रिग्रेट फील होने लगेगा, अरे भाई 1 घंटा मैंने बर्बाद कर दिया। मालूम नहीं, मैं अगर कभी शॉर्ट्स देखते देखते आधा घंटा भी वेस्ट करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगने लगता है। भारत में मानवाधिकार एवं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, कि क्यों इसका अधिकार की जरूरत हुआ, क्यों यह बनाया गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में आंसर किया है ताकि आप उसे पॉइंट टू पॉइंट याद कर सकें जल्दी से जल्दी, और डिटेल में जानना है तो थोड़ा सा खुद मेहनत कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की व्याख्या करें, और ये आपका नेशनल लेवल का था, इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है, और जिसको कंट्रोल करता है यूएनओ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मानवाधिकार संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संगठन की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, यूएनओ यहाँ पे कहाँ तक कंट्रोल करता है ये भी आपको इसमें जानना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विधिक एवं नागरिक अधिकार की परिभाषा। ठीक है, और प्रकार लिखना है कि सिविल राइट क्या है और नागरिक अधिकार क्या है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार में अंतर क्या है ये बताइए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा मिलता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न, महिला और बच्चों के अधिकार की व्याख्या करें। ओके, क्वेश्चन मैंने रेडी कर दिया है, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। 10वां प्रश्न है, महिलाओं का आरक्षण अधिनियम 2023 पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, रियलिटी में बहुत छोटा छोटा है, ठीक है, तो आपको खुद गूगल से थोड़ा सा मेहनत करना है और खुद इसको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए सब कुछ मेरे भरोसे नहीं रखा जा सकता, बात को समझिए। सब कुछ मैं अगर फिर वही होता है कि बना बना खाना मिल जाएगा ना तो फिर खाएगा भी नहीं कोई। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना तो आपको खाने का एहसास भी होगा कि हाँ भाई वाकई में मेहनत लगता है। सोचिए मुझे कितना मेहनत लगता है टाइप करने में, और एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी ऑल सब्जेक्ट। चलिए अगला है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की व्याख्या करें। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे पूरा का पूरा नोट्स कंप्लीट होता है। जो लोग ऐप नहीं डाउन इंस्टॉल किए हैं कर लीजिएगा, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आपको SKMU दुमका का कोर्स लेना है, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले ये वीडियो को देख लीजिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो ठीक, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हेल्पलाइन नंबर है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और
और क्या, हाँ इसके बाद आपका एईसी पेपर क्या है वो बता दीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़िए, ठीक है, क्योंकि क्या आएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। हालांकि ज़्यादा संभावना है ऑब्जेक्टिव आए, फिर भी सब्जेक्टिव को पढ़ लीजिएगा। और ऐप में सब कुछ अपलोड है और यूट्यूब में भी सब कुछ अपलोड है, ठीक है भाई।